Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all are doing great. So today we are starting a new lecture series for FCI AGM 2021 exam. In this series we will study about management and ethics. In this we will cover the entire syllabus which is updated by FCI. So before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. So let's move further. अभी brief में हम अपना syllabus देख लेते हैं. सो दिस इज़ आवर अपडेटेड सिलेबस. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में. मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि वो कैसे साइंस और आर्ट की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. ठीक है, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारे थिंकर्स हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में. हम देखेंगे कि हमारी जो रियल लाइफ में जैसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर्स है, उसमें मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से क्या रोल प्ले करता है मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में. तो ये सब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे मैनेजमेंट में. इन शॉर्ट मैं बता दूं कि हमें क्या पढ़ना है. हमें रियल लाइफ में मैनेजमेंट का क्या रोल है वो डिस्कस करना है. उसमें हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे हमारे थिंकर्स की जो जो उन्होंने दी थी. ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया हमने अपने मैनेजमेंट में, हम वो सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस भी ब्रीफ में दिया गया है कि भाई हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो हम डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फिर हमारे जो फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब डिस्कस करेंगे. डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. मैनेजर का रोल क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. एथिक्स डिस्कस करेंगे. कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जो एथिक्स जो है वो मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा जाएगा. उसके बाद डिटेल में एथिक्स को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. किस किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें कैसा कल्चर, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या क्या ट्रेंड्स और इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट में, वो सब पढ़ेंगे. उसके बाद हम मोटिवेशन थ्योरीज, मोटिवेशनल टेक्निक्स, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप थ्योरीज वगैरह, वो सब डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में. तो ये तो हो गया मैनेजमेंट का सिलेबस. ठीक है, उसके बाद आता है एथिक्स के. ठीक है, एथिक्स में भी क्या है, एथिक्स भी हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं हमारी सोसाइटी में किसी भी इशू को टारगेट करने के लिए, वो सब हम एथिक्स में पढ़ेंगे. तो ये भी एक रियल लाइफ सिनेरियो को देख के ही एथिक्स को पढ़ा जाएगा. ठीक है, तो एफसीआई क्या चाहता है कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देख के एथिक्स को पढ़ें. क्लियर. उसके बाद एथिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो उन चारों पार्ट्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. ठीक है, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स. ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और फोर्थ वन इज प्रोबेटी इन गवर्नेंस. ठीक है, गवर्नेंस में हमारी क्या प्रोबेटी है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये सिलेबस है, आप एक बार इसको रीड कर लेना. ये सब हम डिटेल में, और जितना फास्ट हो पाएगा उतना फास्ट हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमें नहीं पता कब एग्जाम हो जाए. तो जितना जल्दी हम डिस्कस कर पाएंगे उतना जल्दी डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे. ऐसा नहीं कि जल्दी करेंगे तो किसी चीज़ को छोड़ेंगे या बहुत मतलब इन शॉर्ट बता देंगे. नहीं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर. तो सबसे पहले आता है हमारा मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय के साथ और उनके थ्रू काम करते हैं, है ना. हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग. काम करने का एक प्रोसेस है जिसको हम किसी के साथ या किसी के द्वारा, ठीक है, काम करते हैं. किस लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. कैसे, मतलब एफिशिएंटली, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए. किसके थ्रू, भाई हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, उनके थ्रू हम अपना जो काम है वो करते हैं. और मैनेजमेंट इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है. कैसे, कि भाई वो हमारा एक तो लिंक बना के रखता है मैनेजर्स में, एम्प्लॉयज़ में. ठीक है, और हमारा जो एट द एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो मतलब 4 पार्ट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है. मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन चारों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन इज द एलोकेशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है हमारा, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, उनको बहुत अच्छे से हम एलोकेट करें, अच्छे से ही यूज़ करें, कि भाई उसका जितना एफिशिएंटली यूज़ हो पाए और हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए, उस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, या फिर कोई नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज कैसे भी हो सकते हैं. उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट.
तो नेचर कैसा है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो अब हम बताएंगे कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। तो आपको पता होगा आर्ट का मतलब क्या है कि ये एक इनबिल्ट इनहेरिट करेक्टर है, ठीक है, जो कि आप मतलब मेरा मैं कुछ क्रिएटिव हूँ या मेरे अंदर कोई क्रिएशन करने की एक एबिलिटी है, तो वो मेरा मेरा एक आर्ट है, ठीक है, वो मेरा इनबिल्ट करेक्टर है, वो मतलब मेरे को कहीं से मैंने सीख के नहीं लिया है, ठीक है, वो मुझे ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो ये होता है एक आप कह सकते हैं ये एक टैलेंट है, एक ह्यूमन टैलेंट है आपके अंदर की जो आपको आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, या आप सोच सकते हैं, मतलब आपके अंदर ऐसी स्किल है, ठीक है। लेकिन साइंस क्या है? साइंस क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंट से हम सीखते हैं। हम पहले मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं रिपीटेडली, और उसके बाद हमें जो चीज़ें मिलती हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, वो किसके अंदर आती हैं? वो साइंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। तो एक मैनेजर जो है, अगर मैं एक इन शॉर्ट बनाऊँ, एक जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को, कि भाई जो उसके एक्सपीरियंस से उसने, मतलब एक्सपीरियंस नहीं कह सकती, जो उसने मतलब वो जो काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। वो जो डे टू डे लाइफ अब मैनेजमेंट कर रहा है किसी भी चीज़ की, स्टडी से, ऑब्जर्वेशन से, जैसे भी उसको वो पता चल रहा है, वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। क्लियर? तो ये उसका आर्ट हो गया। फिर पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भी एक गुड मैनेजर है, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि भाई स्किल्स है, वो क्रिएटिव है, ठीक है, वो प्रैक्टिस करता है, बार बार उसके अंदर मतलब परफेक्शन आ रहा है प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, और वो गोल ओरिएंटेड है, मतलब ये जो चार चीज़ें हैं, ये उसकी स्किल्स हैं, ये उसकी इनहेरिट स्किल्स है कहीं ना कहीं, कि वो काम कर रहा है उनके ऊपर। तो ये एक तरह से आर्ट है, क्योंकि वो कहीं न कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वो सब उसका इनबिल्ट आ रहा है कि भई उसकी जो पर्सनल स्किल्स हैं, उससे वो क्रिएशन सीख रहा है, फिर वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे डे बाय डे उसको परफेक्शन आ रहा है, और जो गोल ओरिएंटेशन है, वो भी उसका एक इनहेरिट कैरेक्टर है कि भई उसको अपने गोल पे जाना है, उसके लिए वो इतना कीन है, इतना शार्प है। ओके? तो उस आर्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट साइंस कैसे। साइंस मैंने आपको बता दिया कि वो एक्सपेरिमेंट्स, साइंस अपने आप में क्या है, कि एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो अप कराते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे आते हैं? एक्सपेरिमेंट से आते हैं। मेथड एंड प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, ऑर्गेनाइज नॉलेज, प्रैक्टिस, ये सब करेंगे हम। मैनेजर ये सारी चीज़ों को फॉलो करता है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। मैनेजमेंट ना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक बॉडी है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है जो कि नॉलेज के बेसिस पे, कंसेप्ट्स के बेसिस पे, थ्योरीज के बेसिस पे काम करता है, इसलिए इसको साइंस कहा जाता है। क्लियर? और मैंने बता ही दिया साइंस एक एक्सपेरिमेंट है। तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो हमें थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं, वो सब मैनेजमेंट के अंदर, इसीलिए इसको हम साइंस कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो आंसरेबल होती है किस चीज़ के लिए? ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल बेस है, जिसके अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे क्या है? ह्यूमन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, जो भी हैं, उनका मैक्सिमम पॉसिबल वे में मतलब फ़ायदा उठा सके, जस्ट टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। क्लियर? इसका बेसिक, और या मैं ये कह दूँ सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। किसका? हमारे रिसोर्सेज का, जो कि ह्यूमन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल से आपको समझ ही आ रहा होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले मान लो एक स्टार्टअप हमने शुरू करा, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी गई है, तो उसके लिए सबसे पहले तो, जैसे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है हमारा, उसके अंदर सबसे पहले सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल होना चाहिए। उसके बाद ही हम फर्दर सोच पाएंगे कि भाई प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो। तो उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट क्या होना चाहिए? रेवेन्यूज होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, जिससे कि वो कॉस्ट को कवर कर पाए। क्लियर? उसके बाद आता है प्रॉफिट। जब हमारा सर्वाइवल हो जाता है,
ठीक है, मान लो अब हमने कंपटीशन को कहीं ना कहीं बीट कर दिया और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, मतलब जो हमारा मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन है उसके साथ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उसके बाद हमारी आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखने के लिए हमारा सिर्फ सर्वाइवल ये काफ़ी नहीं रह जाता, अगर हमें उसे फर्दर मूव करवाना है। पहले हमने सर्वाइव करवा लिया, अब हमारी कंपनी चल चुकी है, तो उसके बाद हमें क्या है कि हमें अब सर्वाइवल ही काफ़ी नहीं है, अब हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारी कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पाएगी, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो लैग कर जाएगी, फिर उसका सर्वाइवल भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि ओनली सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ, खाली सर्वाइवल इनफ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी होना ज़रूरी है जिससे कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर सके और जो उसको फ्यूचर में कभी कोई रिस्क हो तो उसको वो हैंडल कर पाए। क्लियर? सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के बाद आता है नेक्स्ट ग्रोथ। जब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है तो फिर हमें ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, हम नई ब्रांचेस बनाएंगे, नए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, ठीक है, नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट होता है उसी को ही भाई, जब हमें प्रॉफिट हुआ उसके बाद ही तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम अपनी ग्रोथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करें। किस तरीके से, उसके हमने कितने मेजर्स हमारे 4 हैं कि पहले हम कैपिटल इन्वेस्ट कर दें, फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करें। भाई जब हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगा, हमारी ब्रांचेस बनेंगी, हम नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे 4 बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद भाई नई ब्रांचेस को करना, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना और नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ये सारे आते हैं हमारे ग्रोथ में। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके 3 पार्ट्स भी क्लियर हो गए। अब आता है नेक्स्ट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का फोटो क्या है कि वो क्या करे, वो सोसाइटी में मतलब इस तरीके से काम करे, उसका जो कंसर्न होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी जो बिजनेस के अलावा जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी वो पूरा करे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है कि वो जो प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको, मतलब जो एनवायरनमेंट में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें उसको बेनिफिशियल तरीके से या उस तरीके से यूज़ करें कि मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को हेल्प मिले उससे। उसके बाद हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे जो मतलब कहीं ना कहीं जिन सेक्टर्स को भाई हेल्प नहीं मिल पा रही या जिन लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही उनको हम हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेसिक या प्राइमरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो ये एक तरह से उसकी सोशल ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं या उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की, कि वो इन सबको फुलफिल करे। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ग्रोथ के ऊपर मतलब देखते हैं कि भाई उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे करे, अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ कैसे करे। इसके 3 ऑब्जेक्टिव, मतलब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है फाइनेंशियल नीड्स, दूसरी सोशल नीड्स, तीसरी हाई लेवल नीड्स और पर्सनल डेवलपमेंट नीड, भाई खुद को डेवलप करने की जो नीड है वो। फाइनेंशियल नीड में क्या आ जाता है कि भाई हम ऐसी सैलरी या पर्क्स प्रोवाइड करें कि हमारी जो मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो वहीं पे स्टिक होकर रहें। सोशल नीड्स क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है कोई एम्प्लॉय, जिससे कि उसे ये लगे कि आई शुड लीव दिस फर्म, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वाले फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल, भाई उसकी सैलरी और पर्क्स उस हिसाब के होने चाहिए कि वो अपनी फर्म से स्टिक रहे। और उसके बाद सोशल नीड जो है भाई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन की भाई उसको लेफ्ट आउट फील ना हो, ठीक है, उसको उसकी रिस्पेक्ट मिलती रहे। तीसरा है हाई लेवल नीड्स और पर्सनल डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है फर्म का भी और एम्प्लॉयज़ का भी, कि प्रमोशन होते रहें, अलग अलग चीज़ें होती रहें, तो वो सब क्या आता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। क्लियर? तो ये तीनों हो गए ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर? अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग वर्ड से ही समझ आ रहा होगा आपको कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि चलो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है, सबसे पहले एक हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद ये डिटरमाइन करते हैं कि हमें किस तरह से आगे मूव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कैसे कैसे मूव करेंगे। तो एक तरह से एक प्रोटोटाइप बना लिया जाता है, उसी को कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग भी कई तरह की होती है। सबसे पहली है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हमें थ्रेट्स हैं, ठीक है, क्या 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 भाई हमें मतलब किस चीज़ से हमें ये है कि इस चीज़ से हम लैग कर सकते हैं, इस चीज़ से हम मतलब पीछे हट सकते हैं। उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, उन सब को देख के अच्छे से एनालाइज करने के बाद
जब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस पोजीशन में है कि अब ये कम्पीट कर सकती है एफिशिएंटली, तो ये आ जाती है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एनालाइज करना कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। ये सब एनालाइज करने के बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक पहुंचाते हैं कि वो एफिशिएंटली कम्पीट कर पाए अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। क्लियर। उसके बाद आता है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग में क्या आएगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जितना कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक प्लान बना पाएँ, ठीक है, तो वो ये एक तरह से मतलब कुछ टाइम के लिए होता है। टैक्टिकल मतलब एक तरह से एक बीच में इंटरमीडिएट है कि हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना दी, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इतना कंक्रीट और स्पेसिफिक मतलब करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को, जिससे कि भाई हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ईजिली फुलफिल कर पाए। क्लियर। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टैक्टिकल प्लानिंग में हमारा मिडिल लेवल मैनेजर्स इंगेज होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्लानिंग। अब जब हमने स्ट्रेटेजी बना ली, टैक्टिकल प्लानिंग हो गई हमारी, उसके बाद क्या करेंगे हम ऑपरेशन मतलब एक तरह से अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। तो वही है कि अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने प्लान को कहीं ना कहीं हम एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है। इट इंक्लूड्स एवरी एक्टिविटी दैट अकर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रेगुलर एंड रिपीटेड बेसिस सो एज टू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ स्मूथ एंड टाइमली मैनर। इट इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्लियर। मतलब जब एक बार हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर ली, टैक्टिकल प्लानिंग होगी, उसके बाद ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या आएगा हमारा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करवाने के लिए अपने उस प्लान को मोशन में लाएंगे। मोशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ को अपनी को चेक करेंगे, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेक करेंगे कि किस हिसाब से हो रही है हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट है वो स्मूथली और टाइमली मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। भाई हमने प्लान कर लिया, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, हम अपना मतलब देखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, हमें उन्हें किस तरीके से काम करना है उनके ऊपर। तो ऑर्गेनाइज करना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल या अकम्प्लिश करने के लिए, पाने के लिए उस जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, फाइनेंस हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, उनको ऑर्गेनाइज करना। ये मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग जो है हमारी वो क्या डिसाइड करती है कि हमारा टास्क कौन करेगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये सब एक इसमें आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। प्लान हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा हमारा डायरेक्टिंग। अब जब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, स्टाफिंग में क्या होता है कि लोगों को हायर करना, कि हम लोगों को कितने लोगों को कब कैसे कहाँ हायर करें, ये आता है स्टाफिंग के अंदर। तो जब हमारा एक बार प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हो गई, तो उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक पर्सन हमारे ऊपर ऐसा होगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऐसा होगा जो हमें गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को देखेगा और हमें बताएगा कि हमें अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो बिना डायरेक्टिंग के हमारे जो पीछे के जो स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब हमारे वेस्ट हो जाते हैं अगर डायरेक्टिंग ना हो तो। मोटिवेशन और लीडरशिप जो बहुत मेन है हमारे, इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये किसका पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है। उसके बाद कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे परफॉर्मेंस को, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो हमारी जो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं उससे अलग ना जाए, उससे डेविएट ना होए। तो उसके लिए हमारा कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग 3 स्टेप्स को अपने मतलब 3 स्टेप्स को कंसिस्ट करता है। सबसे पहला है एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। मतलब हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और मतलब परफॉर्मेंस के लिए, और फिर उस स्टैंडर्ड को बेस मान के फिर आगे ग्रोथ करेंगे। जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, मान लो हमने एक स्टैंडर्ड एक बार सेट कर दिया और उस बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी भी। तो ये सबसे पहला हो गया, ये आगे कंट्रोलिंग का पहला पार्ट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना। दूसरा, हमारी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट चेक करते रहना, कंपेयर करते रहना। मैंने बताया ना, एक बार सेट कर दिया, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना कि भाई ठीक है, हमने कैसा परफॉर्म किया है, लो किया है, हाई किया है। ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होगी तो प्रॉपर एक्शंस लेना कि जिससे कि हम चीज़ों को ठीक कर पाए। क्लियर, ये हो गया कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बाय हेनरी फयोल। हेनरी फयोल कौन है, ये इसको हम फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हमारी मैनेजमेंट को अच्छे से काम कराने के लिए। तो अब इन प्रिंसिपल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 14 प्रिंसिपल्स क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव, एस्पिरेटेड द कॉर्प्स, ये फ्रेंच वर्ड है। और हेनरी फ्योल भी एक फ्रेंच ही पर्सन थे जिन्होंने कोल इंडस्ट्री में काम किया था 30 साल तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थ्योरी दी थी और इसीलिए इनको फादर कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। तो हम वन बाय वन हमारे सारे जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आएगा कि हम जो हमारा काम है उसको उस तरीके से डिवाइड करें एम्प्लॉयज़ में कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि भाई वो किस उस काम में कितने सक्षम है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। वो मतलब हर बंदा हर काम में तो मतलब एक तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, एक्सेल नहीं कर सकता। तो इसलिए हम डिवीजन ऑफ वर्क उस हिसाब से करें कि जिस हिसाब से एम्प्लॉय उसके लिए कैपेबल हो उसे करने की। और हम स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर स्पेशलाइजेशन होगी तो स्पेशलाइजेशन से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एक तरह से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एफिशिएंसी क्या है कि हमारा कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उससे हमारा क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प होगी और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो डिवीजन हमारा किस बेसिस पे होना चाहिए? एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होना चाहिए। मैंने बता दी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे क्यों होना चाहिए, उससे कि हमारे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद आता है हमारा बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग हमारी जो अथॉरिटी है उसमें और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसके बीच में प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही लॉस हो जाएगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन को ही कहीं ना कहीं लॉस होगा। क्यों? अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो क्या चांस हो सकते हैं कि जो मैनेजर है, जो हाई पावर पे है, जो मतलब हाई पोजीशन पे है, वो बंदा उसको मिसयूज़ कर सकता है। क्लियर? और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अथॉरिटी से तो वो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो सोचेगा कि भाई मेरी ड्यूटी ज़्यादा है, मेरा काम ज़्यादा है, उससे वो फ्रस्ट्रेशन भी फील कर सकता है। क्लियर? तो हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जो मैनेजर पोस्ट पे हैं उन लोगों के लिए भी, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। क्योंकि डिसिप्लिन क्या है, वो रूल्स और रेगुलेशंस को कहीं ना कहीं मेंटेन रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए गुड सुपरविजन और इम्पार्शियल जजमेंट बहुत ज़रूरी है कि भाई अच्छे से सुपरविजन किया जाए और किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, तो उससे डिसिप्लिन बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जहाँ जो कमांड मिले ना वो एक ही पर्सन से मिले, एक ही सुपीरियर पर्सन होना चाहिए जहाँ से कमांड मिले। ऐसा नहीं हो कि एक मतलब एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे सब वो हो जाए, सुपीरियर हो जाए या बॉस हो जाए, मैनेजर हो जाए, उससे क्या होगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुपीरियर एक होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको ऑर्डर देने वाला बस एक रहे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ है ना ड्यूअल सबऑर्डिनेशन की, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मैनेजमेंट में, वो नहीं होगी। वो हेल्प करता है हमारे इस ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रिमूव करने में। अगर एक ही बंदा होगा इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो उससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली और अच्छे से चलेगा। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या कि भाई हमें अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट गेन कराना है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही आता है, चाहे हमारे इंडिविजुअल्स अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड दे मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। एक ही मैनेजर उनको डायरेक्ट करना चाहिए विद वन प्लान, एक ही प्लान होना चाहिए। ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव, एक मैनेजर डायरेक्ट करने के लिए और एक ही प्लान होना चाहिए, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि ना, मतलब हमारा एक इंडिविजुअल को ही प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए कि मान लो एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है या फिर मैनेजर है, कोई भी है, कोई भी अथॉरिटी है या कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है, मान लो उसका कुछ इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि ये काम होना चाहिए,
लेकिन और पूरा ग्रुप चाह रहा है कि कुछ मतलब जनरल जो ग्रुप है वो चाह रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हमें एक पर्टिकुलर बंदे को या पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस ना देके उस जनरल ग्रुप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो समझ आ गया, जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको कम से कम इम्पोर्टेंस देके जनरल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये इस वाले प्रिंसिपल में बताया गया है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन मतलब वही हमारी पे या सैलरी जो है वो उस हिसाब से मिलनी चाहिए जिस हिसाब से भाई सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द फर्म, दोनों के लिए ही बैलेंस रहना चाहिए। एम्प्लॉय को भी उसकी सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए और फर्म को भी मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ से लॉस या मतलब उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फर्म को भी। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन, कि हायर अथॉरिटीज़ या टॉप मैनेजमेंट जो है हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो एट द एंड उन पे ही लाई करनी चाहिए, और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। क्लियर, ये होता है हमारा सेंट्रल। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? ये चेन है सारे सुपरवाइजर्स की, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग इन द लोएस्ट रेंज। जो टॉप से लेकर लोअर तक जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो उनकी जो चेन बनाई गई है उसको कहते हैं स्केलर चेन। इसमें ना स्केलर चेन में एक गैंग प्लैंक दे रखा है जिसमें एफ से जी तक डॉट 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 कर रखा है। इसका मतलब ये है कि एफ और जी सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, तो गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं है कि एफ से डी पे जाए, डी से बी पे जाए, बी से ए पे जाए, ऐसा नहीं है कि और फिर ए सी ई जी ऐसा हो। एफ और जी अगर सेम लेवल के मैनेजर्स हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को या इस चीज़ को क्या कहा जाता है? गैंग प्लैंक कहा जाता है। क्लियर, कि दो सेम लेवल के जो मैनेजर हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको पूरी की पूरी चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या कि एक पर्सन को उसका राइट जॉब मिलना चाहिए, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए किस तरीके से कि राइट पर्सन शुड गेट द राइट जॉब और राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो जो हमारा पर्सन है उसको उसकी मतलब उसकी एबिलिटी के हिसाब से जॉब मिलनी चाहिए, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं प्लेस करा जाना चाहिए जहाँ पे उसका यूज़ है। ठीक है, फ्योल के अकॉर्डिंग हर एंटरप्राइज को क्या दो डिफरेंट ऑर्डर्स मतलब होने चाहिए, दो डिफरेंट ऑर्डर्स होने चाहिए उसके। क्या मटेरियल ऑर्डर क्या होता है फिजिकल रिसोर्सेज के लिए, और सोशल ऑर्डर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। मटेरियल ऑर्डर में क्या आएगा कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस पे जाना चाहिए। सोशल ऑर्डर में क्या आएगा कि पर्सन को राइट जॉब मिलनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इक्विटी। इस प्रिंसिपल में क्या है कि जो हमारा जो मैनेजर है उसको सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को अपने को बहुत ही काइंडली मैनर में मतलब बिहेव करना चाहिए। एक प्रॉपर फीलिंग जनरेट करनी चाहिए, डेडिकेटेड अटैचमेंट फॉर देयर वर्क, मतलब जैसे ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना चाहिए कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने काम में अटैचमेंट रखें, डेडिकेशन दें। ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इम्पार्शियली, मतलब उनको इक्वल और उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मतलब मैनेजर को इक्वली बिहेव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ये होता है इक्विटी प्रिंसिपल में। क्लियर। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब एक प्रॉपर टेन्योर होना चाहिए। ऐसा होता है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्या है, बॉन्ड भरवा लेती हैं कि भाई 1.5 साल तक 2 साल तक आपको इसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। इसका रीज़न यही होता है कि हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली हो पाए, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब वो कहीं ना कहीं जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा जो प्रॉपर जो हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है हमने वो पूरा होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी होगी तो हमारा क्या होएगा, हमारी मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट होगी और हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए तो वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो इसीलिए हमें मतलब टाइम एंड अगेन हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपरली हायर करना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और अच्छे से मतलब उनका प्रॉपर एक तरह से टेन्योर फिक्स करना चाहिए, उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हमारा है अब नेक्स्ट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इनिशिएट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को या फिर किसी भी पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन इनिशिएट कर रहा है किसी अपनी बात को बोलने के लिए, उसको इनिशिएटिव कहते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो मैनेजर्स हैं उनकी ड्यूटी क्या है, फ्योल कहते हैं कि उनकी ड्यूटी ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करें, कहीं ना कहीं एनकरेज करें कि वो अपने काम के लिए नए नए इनोवेशंस करें, नई नई चीज़ें करें, अपने जो कहीं ना कहीं उनके जो प्लान्स हैं या फिर उनके दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो उसको कहीं ना कहीं अपने को बताएं, बाहर निकाल के लाएं, कि इनिशिएट करें, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, थॉट्स को एक्सप्रेस करें, पर विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतना अथॉरिटेटिव हो जाए एम्प्लॉय कि वो मैनेजर्स की बात नहीं सुन रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए। इतने लिबरल होना चाहिए मैनेजर्स को, इतनी लिबर्टी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने थॉट्स को तो बोल पाए। उसके बाद है एस्पेक्ट द कॉर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो मैनेजर है उसको कंटिन्यूसली एफर्ट्स लेने चाहिए, अपनी एक टीम स्पिरिट डेवलप करके रखनी चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ के साथ, जिससे कि वो अच्छे से वर्क कर पाएँ, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट रहे, हैप्पी एनवायरनमेंट रहे, जिससे कि जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट शुरू होगा या जो प्लान किया गया होगा वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए। To do this, he or she should use the word we during the conversation with subordinate। हमेशा उसे we करके, हम करके बात करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे अंडर काम करना है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक टीम स्पिरिट जनरेट होनी चाहिए। उसे अपने मतलब अपने जो एनवायरनमेंट को इतना फ्रेंडली रखना चाहिए कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके साथ बहुत फ्रेंडली मैनर में अपनी चीज़ों को बोल पाएँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ और बहुत फ्रेंडली काम करें उसके साथ। क्लियर? सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज़ EduMusk 1008। आप FCI एग्ज़ाम के लिए एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की वीडियोस को भी हमारे चैनल EduMusk पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।